हे गाइस, मैं वीरेंद्र प्रसाद आज लेकर के आया हूं क्लास 10th का ज्योग्राफी चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके पहले हम लोगों ने एक इकोनॉमिक्स में एक सेक्टर पढ़े थे जिसका नाम था द सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। उसमें हम लोगों ने पढ़ा था प्राइमरी सेक्टर जिसे हम लोग एग्रीकल्चर सेक्टर के नाम से जानते थे, सेकेंडरी सेक्टर जिसे हम लोग इंडस्ट्रियल सेक्टर या मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के नाम से जानते थे, ठीक है, एंड टर्सरी सेक्टर जिसे हम लोग सभी सेक्टर के नाम से जानते थे। तो आज हम लोग इस चैप्टर में मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझेंगे मैन्युफैक्चरिंग होता क्या है, आखिर व्हाट इज मैन्युफैक्चरिंग। देखिए, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इन लार्ज क्वांटिटीज आफ्टर प्रोसेसिंग फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मोर वैल्यूएबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड मैन्युफैक्चरिंग। अगर कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी वस्तु अगर लार्ज पैमाने पर, बड़े पैमाने पर उसे हम प्रोसेसिंग करें, फ्रॉम रॉ मटेरियल से एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट को बनावें, ठीक है, एक कच्चे पदार्थ से अगर हम उसे एक बहुमूल्य वस्तु बनावें और उस बनाने के जो प्रोसेस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, मैन्युफैक्चरिंग। जैसे कि अगर हमें पेपर बनाना है तो हमें वुड का जरूरत पड़ेगा। अगर हमें शुगर बनाना है तो हमें शुगर केन की जरूरत पड़ेगी। अगर हमें आयरन और स्टील बनाना है तो हमें आयरन ऑक्साइड की जरूरत पड़ेगा। उसी प्रकार से अगर हमें एक प्रकार से एल्युमिनियम बनाना है तो हमें बॉक्साइट का जरूरत पड़ेगा। क्लियर। तो हम लोग देखें कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है वो आपका सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आता है। क्लियर। साथ ही साथ हम लोग यहाँ पे समझ रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है इंडस्ट्री वो आपका डेवलपमेंट को अगर देखें तो आपका जनरल फॉर्म में भी और इकोनॉमिक्स के फॉर्म में इसका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। अगर वो हमें देखें एक नेशनल लेवल पे, अगर हम कंट्री लेवल पर देखें तो जीडीपी में भी इसका बहुत बड़ा एक प्रकार से रोल रहता है, ठीक है, एक प्रकार से बैकबोन का एक प्रकार से रोल रहता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट आपका है इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आखिर क्या क्या इंपॉर्टेंस है हमारे कंट्री को लेकर की, क्या इसका इंपॉर्टेंस है। देखिए, सबसे पहले है रिड्यूस द हैवी डिपेंडेंस ऑफ द पीपल ऑन एग्रीकल्चरल इनकम बाय प्रोवाइडिंग देम जॉब इन सेकेंडरी एंड टर्सरी सेक्टर। मतलब कि अगर हम देखें एग्रीकल्चर सेक्टर, हम लोग जानते हैं कि इंडिया का 70% पीपल एग्रीकल्चर के कामों में, एग्रीकल्चर का जो वर्क्स है उस पर क्या है, इंगेज्ड है। तो उसके डिपेंडेंस को रिड्यूस करने के लिए, उसके कम करने के लिए कहीं ना कहीं अगर हम सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर में जॉब का क्रिएशन करें तो उसका जो एक हैवी डिपेंडेंस है किस पर, एग्रीकल्चरल पे, तो क्या होगा, एक प्रकार से वहां पे रिड्यूस होगा, कमी होगा। एंड नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहे हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयड एंड पॉवर्टी फ्रॉम आवर कंट्री। मतलब कि अगर हमें एक प्रकार से इंडस्ट्रियल को डेवलपमेंट करना है, इंडस्ट्रियल को डेवलपमेंट करने के साथ साथ हम लोग इस तरह की चीजों को भी खत्म कर सकते हैं कि हमारे देश में जो एक प्रकार से बेरोजगारी है या तो जो गरीबी है, अनएम्प्लॉयड और पॉवर्टी, तो उसको हम एक प्रकार से खत्म कर सकते हैं। कैसे, तो इंडस्ट्री को डेवलपमेंट करके। जैसे कि सोचिए अगर किसी ऐसे रूरल क्षेत्र में जहां पे किसी प्रकार का कोई सुविधा ना हो, लेकिन अगर हम उस क्षेत्र में जाकर के क्या करें, एक प्रकार से उस क्षेत्र में जाकर के हम इंडस्ट्री का एस्टैब्लिशमेंट करें तो वहां पे जो रहने वाले लोग हैं उसे क्या मिल जाएगा, एक प्रकार से जॉब मिल जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि एक प्रकार से अनएम्प्लॉयड को हम क्या कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। साथ ही साथ वहां के रहने वाले लोग हैं उसकी जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं, खत्म कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। अगर हमारे देश में देखें तो जितने भी तरह के गुड्स को एक प्रकार से प्रोड्यूस किया जाता है, मैन्युफैक्चर किया जाता है, चाहे वो ट्रेड करें या तो कॉमर्स करें, तो उसे हम क्या करें, एक्सपोर्ट करें। अपने कंट्री के लिए नहीं, दूसरे कंट्री में क्या करें, एक्सपोर्ट करें। तो उस एक्सपोर्ट करने के साथ साथ कहीं ना हमें क्या होगा कि अलग कंट्री को हम जब भेजेंगे, वो कोई भी
सामान को बेचेंगे तो उससे जो हमारा अर्निंग होगा उस प्रकार से क्या होगा, एक प्रकार से आपका फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग होगा, ज्यादा ज्यादा हमें एक प्रकार से इनकम होगा। जैसे कि आप देखते होंगे कि अगर कोई भी डेवलप कंट्री जैसे कि चाइना ले लो, तो चाइना क्या करता है, एक रॉ मटेरियल यूज करता है, उस रॉ मटेरियल को बना करके अलग अलग कंट्री में क्या करता है, भेजता है, उससे क्या हो रहा है, उसका बहुत सारा इनकम हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इंडियाज प्रॉस्पेरिटी लाइज इन इंक्रीजिंग एंड डाइवर्सिफाई इट्स मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एज क्विकली एज पॉसिबल। अगर हमें इंडियाज को और एक प्रकार से प्रोसिफाई करना है ना, प्रॉस्पेरिटी करना है, तो कहीं ना कहीं जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है उसे एक प्रकार से क्या करना है, इंक्रीज करना पड़ेगा, मतलब एक प्रकार से हमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका है, कंट्रीज दैट ट्रांसफॉर्म देयर रॉ मटेरियल इनटू अ वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स ऑफ हायर वैल्यू आर प्रोस्पेरस। मतलब जितने भी डेवलप कंट्रीज हैं, अगर हम डेवलप कंट्रीज की बात करें तो वो क्या करते हैं, एक रॉ मटेरियल को एक वाइड वैरायटी ऑफ फर्निश्ड गुड्स में उसको चेंजेस करते हैं, है ना। जैसे कि अगर हम किसी भी डेवलप कंट्री को देखें, चाहे वो अमेरिका हो, जापान हो, चाइना हो, तो वो क्या करते हैं, रॉ मटेरियल से जितने भी एक प्रकार से फर्निश्ड गुड्स होते हैं, जैसे कि आप आयरन से एक स्टील बना दिए, स्टील से एक बहुत बड़ा एक एरोप्लेन बना दिए, अब तो बहुत जो उससे रिलेटेड जो चीजें बन सकती है उसको बना करके अगर हम एक प्रकार से बेचें, सेल करें, तो उसका जो हायर वैल्यू होगा वो रॉ मटेरियल के कंपैरिजन में ज्यादा होगा। क्लियर। एंड नेक्स्ट देखिए, ये आपका हो गया इंपॉर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। इसके बाद है आपका एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री में क्या इंटरकनेक्शन है, ठीक है। देखिए, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री आर नॉट एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर, दे मूव हैंड इन हैंड। मतलब कि ये हुआ कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों एक दूसरे से अलग नहीं है, ठीक है, वो दोनों साथ ही साथ क्या करते हैं, मूव करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप सोचो, जैसे कि आगे है कि इंडस्ट्री डिपेंड ऑन एग्रीकल्चर फॉर रॉ मटेरियल एंड सेल देयर प्रोडक्ट्स सच एज इरिगेशन पंप्स, फर्टिलाइजर एटीसी। जैसे कि एग्रीकल्चर जो है वो डिपेंड किस पर है, सॉरी, इंडस्ट्री जो है डिपेंड किस पर है, एग्रीकल्चर पर, और एग्रीकल्चर डिपेंड है इंडस्ट्री पर। कैसे देखें, अगर हम इंडस्ट्री में देखें, जितनी भी रॉ मटेरियल का डिमांड होता है वो हम कहीं ना कहीं क्या करते हैं, एग्रीकल्चर से उसे एक प्रकार से प्रोवाइड करते हैं। जैसे कि आप कॉटन को देख लो, ठीक है, अब तो जो भी एक रॉ मटेरियल है हम क्या करते हैं, इंडस्ट्री को देते हैं, और इंडस्ट्री से हमें एक प्रकार से जितने भी जो नीड्स की जरूरत होती है, यानी कि फार्मिंग में जो जरूरत होती है, फार्मिंग में, जैसे कि इरिगेशन पंप हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ठीक है, और पंप वगैरह, तो ये कहीं ना कहीं हमें इंडस्ट्री से एक प्रकार से प्राप्त होता है। तो ये एक दूसरे से क्या है, इंटर कनेक्शन है, ठीक है, इंटरकनेक्टेड, एक दूसरे में इंटरडिपेंडेंट भी है, ठीक है। एंड लास्ट पॉइंट आपका है, इंडस्ट्रीज हैव assist agriculturalists in increasing their production and also made the production processes very efficient। मतलब कि ये बता रहा है कि जो एग्रीकल्चर है वो कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल्स के जो जितने भी प्रोडक्शंस हैं उसको क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, साथ ही साथ इसका जो मेड ऑफ प्रोडक्शन जो है उसका जो प्रोसेस है उसको भी क्या कर रहा है, आसान कर रहा है। जैसे कि इंडस्ट्री में होने वाले जो चीजें हैं, यूज होने वाली चीजें हैं, उसका हम रॉ मटेरियल कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर से क्या करते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर को प्रदान करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इंट्रोडक्शन क्लास। अगले क्लास में हम लोग इसके नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको हम लोग स्टडी करेंगे। धन्यवाद। हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद पीरू सर में। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th का ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 6 मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। आज हम लोग बात करेंगे मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री को ग्लोबलाइजेशन के टर्म में, ठीक है। देखिए, आवर इंडस्ट्री नीड टू बी मोर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटिटिव। मतलब कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में अगर हम लोग देखें तो हमारा जो इंडस्ट्री है उसे एक प्रकार से और ज्यादा एफिशिएंट और कॉम्पिटिटिव होने की जरूरत है। सेकेंड क्या बोल रहा है, सेल्फ सफिशिएंसी अलोन इज नॉट एनफ। मतलब खुद से एक प्रकार से चीजों को हम जो प्रोडक्शंस कर रहे हैं वो केवल अपने लिए ना करें,
बाकी बात हम बात कर रहे हैं ग्लोबलाइजेशन के संदर्भ में, तो वो कहीं ना कहीं हमें आउट ऑफ कंट्री या दूसरे देश के बीच में एक प्रकार से लाने की जरूरत है। इन थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है, आवर मैन्युफैक्चरिंग गुड्स मस्ट बी एट पर इन क्वालिटी विथ दोज इन द इंटरनेशनल मार्केट। कहीं ना कहीं हमारे जो मैन्युफैक्चरिंग गुड्स हैं उसका जो क्वालिटी है वो इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ज्यादा अच्छी होने की जरूरत है। हम कैसे जानेंगे कि हमारा जो प्रोडक्ट है वो आपका अलग अलग कंट्री के कंपैरिजन में सही है या फिर उसका क्वालिटी खराब है? अगर हम कॉम्पिटिटिव करेंगे, एक प्रकार से दूसरे प्रोडक्ट से कंपेयर करेंगे, तभी हम जानेंगे कि हमारे कंट्री का जो प्रोडक्ट है वो अच्छे क्वालिटी का है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग का है कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। हमारे कंट्री में इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या सहयोग है? ठीक है, नेशनल इकोनॉमी में, जीडीपी में क्या किस प्रकार से सहयोग करता है? ठीक है, देखिए, ओवर द लास्ट 2 decades the share of manufacturing sector has stagnated at 17% of GDP out of a total of 27% for the industry। मतलब समझेंगे कि ये आपका कब की बात कर रहा है कि लास्ट 2 decades, मतलब पिछले 2 दशक से, यानी कह सकते हैं पिछले 20 सालों से जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है, ठीक है, वो 17% में जाकर के क्या है, अटका हुआ है। ठीक है, लेकिन ये बात कर रहा है कि जो जीडीपी है इंडस्ट्री का वो कितना है, 27%। मतलब कि इंडस्ट्री में 27% इसका जीडीपी है, बट ये आपका पिछले 2 दशक से 17% में जाकर के अटका हुआ है। ये कहीं ना कहीं क्या है, हमारे देश का एक प्रकार से डाउनफॉल होने की स्थिति है, यानी कि शेयर और ज्यादा होनी चाहिए था। ठीक है, दिस इज मच लोअर इन कंपेरिजन टू सेम ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स वेयर इट इज 25 to 35%। अगर हम बात करें ईस्ट एशियन इकोनॉमिक्स का, तो वहां के कंट्रीज के, जैसे कि हम जापान की बात करें, ठीक है, जो ईस्ट एशियन कंट्रीज है उसकी बात करें, तो वहां का जो एक प्रकार से जीडीपी में जो शेयर है वो आपका 25% से 35% है। उसके कंपैरिजन में इंडिया का जो शेयर है वो कितना है, तो 17% है। तो कहीं ना कहीं क्या है, लोअर है, यानी कि कम है। ठीक है, द डिजायर ग्रोथ रेट ओवर द नेक्स्ट डिकेड इज 12%। लेकिन हम लोग क्या उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आने वाले जो डिकेड्स होगा, आने वाले जो 10 सालों में जो आपका ग्रोथ रेट होगा वो कितना परसेंट हो जाएगा, तो 12% हो जाएगा। ठीक है, हाउएवर ओवर द लास्ट डिकेड्स हैज बीन अराउंड 7% पर एनम। मतलब अगर पिछले 10 साल की बात करें, ठीक है, तो वो कहीं ना कहीं ये आपका 7% प्रत्येक साल क्या कर रहा है, एक आपका ये कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल NMCC, याद रखेंगे, NMCC हैज बीन सेट अप विथ दिस ऑब्जेक्टिव। और इस तरह की जीडीपी को शेयर करने के लिए, मैक्सिमम शेयर करने के लिए, है ना, एक प्रकार से क्या है कि उस ऑब्जेक्टिव को, उस उद्देश्य को पाने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग कॉम्पिटिटिवनेस काउंसिल, इसका क्या किया गया है, सेटअप किया गया है। ठीक है, ये था आपका कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री टू नेशनल इकोनॉमी। अब समझेंगे हम लोग इंडस्ट्रियल लोकेशन। ठीक है, देखिए, किसी भी इंडस्ट्री को हम इस्टेब्लिश करते हैं तो उसमें कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं, कौन कौन सी चीजों पर हमें ध्यान रखने की जरूरत है। ठीक है, सबसे पहले यहां पे ध्यान देंगे एबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। ठीक है, लेबर, कैपिटल, मार्केट, गवर्नमेंट पॉलिसी, पावर। ठीक है, अगर सोचिए कि कहीं पे अगर हम एक प्रकार से कोई इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो वहां पे हमें रॉ मटेरियल की जरूरत पड़ेगा। विदाउट रॉ मटेरियल हम कुछ भी प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। लेबर की भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है, कैपिटल पूंजी को भी जरूरत पड़ेगा, ठीक है, मार्केट भी होनी चाहिए। अगर हम अपने प्रोडक्शन को ज्यादा किए तो ये प्रकार से मार्केट जरूरत पड़ेगा उसको सेल करने के लिए। ठीक है, साथ ही साथ गवर्नमेंट से भी हमें एक प्रकार से पॉलिसी लेने की जरूरत है। अगर हम गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसको हम अलाउ नहीं लेंगे, है ना, एक प्रकार से तो प्रॉब्लम हो सकता है। साथ ही साथ पावर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आगे ध्यान देंगे कि
इट इज रेयरली पॉसिबल टू फाइंड फैक्टर अवेलेबल एट वन प्लेस। और ये कोई जरूरी नहीं है कि सारे जो आपके फैक्टर्स हैं, ये सारे फैक्टर्स ये आपको एक ही जगह पे सब कुछ अवेलेबल हो जाए। ठीक है, चलिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड टू हैंड। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन गो हैंड टू हैंड। मतलब ये हुआ कि अगर हम इंडस्ट्री की बात करें और अर्बनाइजेशन की बात करें तो दोनों एक साथ चल सकते हैं। कैसे चल सकते हैं, सोचिए कि अगर किसी ऐसे प्लेस पे जहां पे किसी भी प्रकार का कोई चीजें नहीं हो, तो उस जगह पे हमें एक प्रकार से इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करते हैं। ठीक है, तो इंडस्ट्री को जिस प्रकार से हम एस्टैब्लिश करेंगे तो वहां के लोगों का एक प्रकार से लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ जाएगा, वहां पे धीरे धीरे मार्केट बढ़ जाएगी, है ना, लोगों का रहन सहन बढ़ जाएगा, वहां पे घर बन जाएंगे, बिल्डिंग्स बन जाएंगे। तो इंडस्ट्री भी क्या कर रहा है, एक प्रकार से ग्रोथ कर रहा है। साथ ही साथ इंडस्ट्री के वजह से, इंडस्ट्री के कारण से जो वहां का जो शहरीकरण के प्रकार से क्या होगा, शहरों का एक प्रकार से क्या होगा, एक शहरों का एस्टैब्लिश होगा, है ना। तो इंडस्ट्री के साथ साथ क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन भी बढ़ रहा है। ठीक है, चलिए, cities provide market and also provide service such as banking, insurance, transport, labor, consultant and financial advice etc to the industry। मतलब कि सिटीज, अगर सोचो कि अगर हम किसी जगह पे इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश कर रहे हैं तो वहां पे क्या हो रहा है, अर्बनाइजेशन बढ़ रहे हैं। तो अर्बनाइजेशन बढ़ रहे हैं मतलब कि शहरों की संख्या बढ़ रहा है। तो अगर हमें शहर किस प्रकार की चीजों को प्रोवाइड करता है, शहर से हमें एक प्रकार से मार्केट भी प्रोवाइड हो रहा है ना, और मार्केट के साथ साथ हमें एक प्रकार से सर्विसेज प्रोवाइड हो रहा है, जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्थाएं हो गई, ठीक है, लेबर मिल जाते हैं, कंसल्टेंट हो जाता है, ठीक है, और फाइनेंशियल एडवाइस हमें मार्केट से या तो सिटी से मिल जाते हैं। और ये सब कहीं ना कहीं किसके लिए मिलते हैं, तो इंडस्ट्री के लिए ही मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे क्या बता रहा है कि मेनी इंडस्ट्री टेंड्स टू कम टुगेदर टू मेक यूज ऑफ द एडवांटेज ऑफर्ड बाय द अर्बन सेंटर्स नॉन एज एग्लोमेरेशंस इकोनॉमिक्स। आप समझेंगे एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स क्या होते हैं, इसको समझेंगे। देखिए क्या बात कर रहा है कि बहुत सारे इकोनॉमिक्स, बहुत सारे इंडस्ट्रीज है, बहुत सारे इंडस्ट्री अगर एक साथ मिलकर के कोई एक प्रकार से एडवांटेज अच्छे काम करे, मतलब कि सोचो कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक इंडस्ट्री है और यहाँ पे अगर कोई एक इंडस्ट्री उसकी जगह पे और इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो जाए, ठीक है, तो उस जगह पे क्या होगा कि एक प्रकार से जो है अर्बन सेंटर का एक प्रकार से डेवलपमेंट होगा। मतलब कि अगर एक इंडस्ट्री है तो बहुत सारे जो गांव है धीरे धीरे शहर बनेंगे। लेकिन सोचो कि अगर किसी जगह पे ज्यादा इंडस्ट्री एस्टैब्लिश हो जाए तो वहां का जो एरियाज होगा वहां पे मैक्सिमम क्या हो जाएंगे, तो अर्बन सेंटर अफर्ट हो जाएंगे, मतलब अर्बन सेंटर एक प्रकार से एस्टैब्लिश होंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एग्लोमेरेशन इकोनॉमिक्स बोलेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन प्री इंडिपेंडेंस पीरियड। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री जो एक प्रकार से जो पहले की जो इंडस्ट्री थी वो प्री इंडिपेंडेंस के टाइम से ही क्या हो रहे हैं, एक प्रकार से मैन्युफैक्चरिंग साइट्स बन रहे हैं, यूनिट्स बन रहे हैं। कैसे, सोचिए अगर हम बात करें कि ये आपका कोस्ट लाइन जो क्षेत्र है, कोस्ट लाइन एरिया है, ठीक है, तो पहले के समय में क्या था कि जितने भी इंडस्ट्री का इस प्रकार से इस्टेब्लिशमेंट होता था वो आपके कोस्टल एरियाज में होते थे। और कोस्टल एरियाज में होते थे क्योंकि उसका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्या था, इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश करना और एक प्रकार से अलग अलग कंट्री में से एक प्रकार से एक्सपोर्ट करना। ठीक है, तो क्या था कि ये प्री इंडिपेंडेंस मतलब आजादी के पहले से ही जितने भी इंडस्ट्री को एस्टैब्लिश किया जाता था वो आपका एक कोस्टलाइन क्षेत्र में ही किया जाता था, समुद्र के किनारे ही किया जाता था। ठीक है, लोकेटेड प्लेसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ओवरसीज ट्रेड सच एज मुंबई, कोलकाता, चेन्नई etc। अगर हम बात करें कुछ ऐसे प्लेसेस का जहां पे वो ओवरसीज है, मतलब कि एक प्रकार से समुद्र के किनारे हैं, तो वहां पे जितने भी ट्रेड्स हो रहे हैं, जितने भी व्यापार हो रहे हैं, ठीक है, वो जैसे कि आप मुंबई की बात करें, ठीक है, कोलकाता की बात करें या तो चेन्नई की बात करें, ये सब आप जितने भी प्लेसेस को देख रहे हैं कहीं ना कहीं क्या है, ओवरसीज, मतलब एक प्रकार से कोस्ट लाइन के क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, consequently develop urban centers around by a huge agricultural rural hinterland। मतलब कि ये हुआ कि जितने भी अर्बन सेंटर्स को डेवलप किया गया है, ठीक है,
वो कहीं ना कहीं एक प्रकार से एग्रीकल्चर के चीजों को, एग्रीकल्चर जो, जैसे कि मान के चलो कि अगर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि कोस्टलाइन में एक प्रकार से जितने इंडस्ट्री वगैरह है स्टैब्लिश कर रहे हैं, लेकिन इस जो हिंडरलैंड जो है, जो किसी कंट्री के अंदर का जो भाग है, वहां पर भी तो कुछ इंडस्ट्री होंगे। तो वहां पर अगर इंडस्ट्री होंगे, यहाँ पर इंडस्ट्री को हम डेवलप कर रहे हैं, तो वहां पे क्या हो रहा है कि रूरल जो क्षेत्र है, जो एग्रीकल्चर क्षेत्र कर रहे हैं, तो उसके जगह पे क्या हो रहा है, आपका अर्बन सेंटर डेवलप हो रहा है ना, मतलब कि शहरी क्षेत्र का विकास हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ, ठीक है। और लास्ट पॉइंट आपका है द की टू डिसीजन ऑफ द फैक्ट्री लोकेशन इज द लीस्ट कॉस्ट, यानी कि हम एक ऐसी जगह पे इंडस्ट्री को लोकेशन करें, एक ऐसी जगह पे इंडस्ट्री को हम एस्टैब्लिश करें जहां पे हमारा क्या हो, कॉस्ट बहुत कम हो। ठीक है, तो इस तरह से हमने क्या देखा कि ग्लोबलाइजेशन के संबंध में, ग्लोबलाइजेशन के रिलेटेड में इंडस्ट्री का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, फिर नेशनल इकोनॉमिक में इंडस्ट्री का क्या कंट्रीब्यूशन है। साथ ही साथ हम इस तरह की चीजों को देखें कि इंडस्ट्रियल जो लोकेशंस है, हम किस जगह पे कैसे इस प्रकार से एस्टैब्लिश करें ताकि मैक्सिमम से मैक्सिमम इंडस्ट्री लाइसेंस के साथ साथ अर्बनाइजेशन हो, ताकि लोगों को एक प्रकार से मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके। ठीक है, तो आज के क्लास में हम यहां तक रखते हैं। धन्यवाद।